Yes, Mitro, up to today, we have started with electromagnetic induction chapter. That is nothing but EMI, electromagnetic induction. ठीक है ना? So what is that electromagnetic induction? Electromagnetic induction, it is nothing but whenever there is a change in magnetic field, EMF is induced in the neighboring coil, and hence electric current is induced in the neighboring coil. That is nothing but principle of electromagnetic induction. Correct na? So therefore E equal to minus d phi by dt हा फॉर्म्युला आपण आतापर्यंत बघितला मित्र. E equal to minus d phi by dt. Okay. Now today we are going to start with very important topic, that is the generators. ठीक आहे, जनरेटर्स. आता जनरेटरचं मी तुम्हाला एक animations तुम्हाला शो करतो मित्र. How does the generator works? So I am going to show you one animations. पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. अब इनके अंदर बड़ी-बड़ी बैटरीज तो होती नहीं है, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इनके अंदर असल में होता है बड़ा सा पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस. इसे हम बुलाते हैं पावर स्टेशन. कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. अब इनके अंदर बड़ी-बड़ी बैटरीज तो होती नहीं है, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इनके अंदर असल में होता है बड़ा सा पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस. इसे हम बुलाते हैं टरबाइन. अब अगर इसे हम रोटेट करें तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अब इसे रोटेट करने के कई तरीके हैं. या तो मैं पानी को गर्म करके इसमें स्टीम को मारो बहुत हाई वेलोसिटी, या फिर मैं गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करूं इसे गोल घुमाने के लिए, या फिर तुम इसे विंड मिल में फिट कर दो ताकि हवा के कारण ये गोल गोल रोटेट करने लगे और फिर इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए. तो फिर तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, तुम्हें इस मशीन को रोटेट करना पड़ेगा और इसी से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है. तो देखो टेक्नोलॉजी ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले. उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर तुम एक कंडक्टिंग वायर लो और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है. अब अगर मैं इसी वायर को रिप्लेस कर दूं एक कॉइल से और इस कॉइल को अटैच कर दूं एक टरबाइन से और इस टरबाइन को अगर मैं रोटेट करूं तो फिर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करने वाला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाने वाली है. और इसी की मदद से हम अपने घर की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं. अब इस पूरी डिवाइस को बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये स्पिनिंग मोशन या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे होगा. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है. तो मान लो कि हमारी टरबाइन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर तो हमारा कॉइल एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा. अब इस केस में यार इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होने वाला है. अब ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर का. तो ये कहता है कि राइट हैंड को कुछ ऐसे खोलती है तीनों उंगलियां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो हम बता देंगे कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वायर को फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है. और फोर फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन. तो फिर इस बिग वायर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यही करने वाला हूं. अपने राइट हैंड को मैं कुछ ऐसे अलाइन करूंगा इसकी थंब पॉइंट करे इस बिग वायर की मोशन की डायरेक्शन और फिर फोर फिंगर ये पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी ना वही हो जाएगी हमारी इंड्यूस करंट इस बिग वायर की डायरेक्शन. तो यही करते हैं. वैसे इसके पहले मैं इसे करके दिखाऊं फिर तो वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई कर लो एक बार. अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो देखते हैं. जब ये बिग वायर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी कि मैं अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे अलाइन करूंगा इसका थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट करे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है. देखो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मेरा फिंगर ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. तो यानी कि मेरी हैंड कुछ ऐसी दिखने वाली है. देखो थंब ऊपर की तरफ है फोर फिंगर राइट डायरेक्शन यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है. ये अंदर यानी कि इस बिग वायर में इंड्यूस करें ये अंदर की तरफ आने वाला है. करते हैं ब्लू वायर नीचे की तरफ यानी कि मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये तो अभी भी राइट डायरेक्शन
एक्सटर्नल सर्किट होगा जिसे मैंने दिखा नहीं रखा है, उसे हम बाद में दिखाएंगे। तो करंट यहाँ से फ्लो करके फिर ऐसे इसमें इंटर करने वाला और फिर ये पिंक वाली में अंदर, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाने वाला। तो इसे दिखाने के लिए मैं सारे एरोस को बना देता हूँ। हाँ, अब देख हमारी कॉइल ये स्टेशनरी तो है, ये तो रोटेट कर रही है ना, तो ये कॉइल रोटेट करते जाएगी और करंट बिल्कुल ही ऐसे फ्लो करता रहेगा। तो ये देखो ये पिंक वाली वायर ये अभी भी ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे आ रही है। लेकिन जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल हुआ, वर्टिकल पोजीशन में आया, वैसे ही देखो अब पिंक वाली वायर ये नीचे आने वाली है और ब्लू वाली ऊपर जाने वाली है। देखो फिर से देखते हैं, ये वर्टिकल हुआ और ये, हाँ, अब पिंक वाली वायर नीचे जाएगी। और हमने ये देख रखा है कि जो भी वायर नीचे जाती है उसमें करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होता है और जो वायर ऊपर जा रही है उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाने वाली है, कुछ ऐसे, और फिर ये कॉइल ऐसे रोटेट करता रहेगा जब तक फिर से ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाए। और अब देखो अब पिंक वाली वायर ये फिर से ऊपर की तरफ आने वाली है और जब वायर ऊपर की तरफ आए तो उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है और ब्लू वाली वायर ये अब नीचे की तरफ आने वाली है और जब वायर नीचे की तरफ आए तो उसमें करंट ये बाहर की तरफ इंड्यूस होता है। यानी कि फिर से एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है। यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आती है वैसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो अगर मैं तुम्हें इस पूरे मोशन का एनिमेशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो जब भी हमारी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी तो फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। हाँ, वैसे मैं इस एनिमेशन में कॉइल को रोक दे रहा हूँ जब ये परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड से, ताकि तुम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज होता हुआ देख सको। वैसे असलियत में ये मोशन बिल्कुल ही कंटीन्यूअस होने वाला है और ये कॉइल कभी रुकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, मैं इन दोनों वायर्स को एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करूं ताकि ये लूप क्लोज हो जाए और उसमें करंट कंटीन्यूअसली फ्लो करे। तो इसके लिए हम एक नई अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूं और उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं इन वायर्स से, कुछ ऐसे, तो जब ये कॉइल ये रोटेट करना चालू करेगी तो ये वायर्स ये आपस में उलझने लगेंगे, कुछ ऐसे, और ये जो कनेक्शन है ना ये ब्रेक हो जाने वाला है। तो इसी से बचने के लिए हम एक नई अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें होते हैं कुछ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मेटालिक रिंग्स, इन्हें हम बुला रहे हैं स्लिप रिंग्स। ये पिंक वाली रिंग और ये ब्लू वाली रिंग, और तुम्हें डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दोनों रिंग्स ये इंडिविजुअली एक एक वायर से कनेक्टेड है। ये पिंक वाली रिंग ये इस लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है और ये ब्लू वाली रिंग ये इस राइट वायर से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है ना तो ये रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करती है। अब ये स्लिप रिंग्स ये कनेक्टेड होती है कार्बन ब्रशेस से, ये ब्रश और ये ब्रश वैसे कनेक्टेड नहीं होती है बल्कि केवल टच कर रही है। मेरा मतलब है कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेगी ना तो ये ब्रशेस इसके साथ रोटेट नहीं करेगी बल्कि ये केवल इसके ऊपर स्लिप करने वाली है और इसलिए तो हम इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स बुलाते हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक ब्रश है जो कि एक रिंग को टच कर रही है। अब अगर ये रिंग रोटेट करेगी ना तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली है बल्कि ये केवल उसके ऊपर स्लिप करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग। देखो ये वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से करंट ये ट्रांसफर हो जाने वाली है बाहर की सर्किट बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश, और उसके बाद फिर करंट यहाँ से यहाँ जाएगी इस कार्बन ब्रश में और फिर ये करंट को ट्रांसफर कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, तो इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब हमारा कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए, ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लगे, लेकिन ये कार्बन ब्रश तो केवल टच करते हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे ना कि रोटेट। तो ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश ये दोनों मिलके बाहर वाले वायर्स को उलझने से बचाती हैं और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को मेंटेन रखती है, दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखती है। अब देखो जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी, कुछ ऐसे। तो अब करंट पिंक वाले वायर से होगी पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू इस कार्बन ब्रश के थ्रू इस बल्ब के थ्रू जाके फिर ये ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी और फिर ये उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर इंटर कर जाने वाली है। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर में इस सर्किट में बहने वाला करंट ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मान लो कि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो हमारा बल्ब ये ब्लू लाइट से फ्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद ये हमारी रिवर्स हो गई करंट, यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है।
अब मान लो कि बल्ब ये येलो कलर की लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात ये है ना, ये करंट हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है और इसे हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। अब देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस से तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसमिट करने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू यूनिडायरेक्शनल करंट या फिर डीसी। इसलिए हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। और हाँ, क्योंकि ये जनरेटर हमें एसी करंट दे रहा है, इसलिए इसे हम बुलाते हैं एसी जनरेटर। अब मान लो कि तुम्हें डीसी जनरेटर बनाना हो जो कि तुम्हें एक डायरेक्ट करंट दे, मतलब कि इस सर्किट में जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करे, बिल्कुल सेम ही रहे। मान लो कि कुछ ऐसे इसी डायरेक्शन में करंट जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आओ इन स्लिप रिंग्स को हटा देते हैं। तो अगर मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हर आधे साइकिल पे मुझे कार्बन ब्रश और इस वायर के बीच के कनेक्शन को चेंज करते रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्यों। तो देखो, इस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन सेम रहे, तो मैं इस कार्बन ब्रश को इस पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ये पिंक वाली साइड की वायर से। तो देखो, करंट ऐसे जाएगा, ये पिंक वाले के थ्रू फिर ब्लू वाले से होके फिर ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो, ये कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने वाली है और जैसे ही ऐसा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन ये चेंज कर जाएगी। अब अगर सर्किट में मुझे करंट को ऐसे ही मेंटेन करना है, तो इस बार मुझे इस कार्बन ब्रश को कनेक्ट करना पड़ेगा इस वायर से, ये ब्लू वाली साइड की वायर से। तभी तो करंट ऐसे जाएगी और ये ब्लू वाले के थ्रू फिर पिंक वाले से निकल के फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, फिर से आधे साइकिल के बाद ये वायर वर्टिकल हो जाने वाली, ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगी और फिर करंट फिर से चेंज कर जाएगा अपना डायरेक्शन। अब इस बार अगर मुझे सर्किट में करंट को सेम मेंटेन करना है, तो इस बार इस कार्बन ब्रश को मुझे इस वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, पिंक वाली साइड के वायर से। तभी तो देखो करंट ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे निकल के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे मुझे हर आधे साइकिल के बाद कार्बन ब्रश और वायर के बीच के कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ रहा है, मुझे कार्बन ब्रश को अलग दूसरे वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये कनेक्शन में चेंज ये ऑटोमेटिकली आए और ये हमेशा कंटिन्यूअसली आता रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नई टाइप का रिंग, स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स। मतलब कि अगर तुम्हें एक रिंग को लो और इसे बीच से आधे आधे हिस्से में बांट दो, तो तुम्हें मिल जाएगा स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बनी होती है दो आधे रिंग से जिनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। अब हम देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे हम हर आधे साइकिल पे कांटेक्ट। यस मित्र, तर आपण बघितलं की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर. जनरेटर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी मित्र जनरेट करण्याचं काम जनरेटर करत असतो. म्हणजे आपल्याला जी इलेक्ट्रिसिटी भेटते आपल्या घरामध्ये ती एका सबस्टेशन डीपी पासून येते आणि त्या डीपीला जे कनेक्शन येतो तो सबस्टेशन पासून येतो. ठीक आहे ना, सबस्टेशन पासून येतो आणि सबस्टेशनला स्टेशन पासून आणि स्टेशन पासून जो मेन सोर्स असतो दॅट इज कॉल्ड थर्मल पॉवर स्टेशन, तिथून पूर्ण सप्लाय येत असतो आपल्याला. तर तिथं असा टर्बाईन असतो काही का असा. तर हा नॉर्थ पोल झाला, ठीक आहे ना, नॉर्थ पोल आणि हा झाला साऊथ पोल. ठीक आहे ना, साऊथ पोल. तर आताच तुम्ही डायग्राम मध्ये बघितलं की नॉर्थ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड टर्मिनेट्स ॲट नेगेटिव्ह टर्मिनल. दिस थिंग्स यू नो. आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये पण बघितलं आता 11th स्टँडर्ड मध्ये. तर अशी एक आपण आता काय करणार आहोत, एक कॉइल इथं प्लेस करतोय, रेक्टँग्युलर कॉइल. ठीक आहे ना, रेक्टँग्युलर कॉइल इज प्लेस्ड. आणि आता जसं सांगितलं की इथं स्लिप रिंग असतात. ठीक आहे ना, आणि इथं एक असा ब्रश आहे, हा ब्रश आणि हा ब्रश, असे स्लिप रिंग आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ब्रश अँड स्लिप रिंग. स्लिप रिंग का म्हणतो त्याला हे तुम्ही अजून एकदा बघून घ्या व्हिडिओ, म्हणजे तुम्हाला कळेल. ठीक आहे ना. तर असा स्लिप रिंग आहे आणि असे ब्रश आहे. तर याला आपण असा आता कॉन्टॅक्ट, एक लाईट ग्लो करायचा आहे समजा आपल्याला. ठीक आहे ना, एक लाईट ग्लो करायचा आहे असा. ठीक आहे, तर असा
असं लाईट आहे, ठीक आहे. तर आउटर साइड जो लोड आपण याला जोडलो, लोड म्हणजे कोणताही असेल, ट्यूब असेल, फॅन असेल, ठीक आहे ना, त्याला लोड असं म्हणतो. सो दॅट इज नथिंग बट जनरेटर. तर जनरली काय होतं मित्र की याला आपण हा जो कॉईल आहे त्या कॉईलला आपण रोटेट करतो विथ द हेल्प ऑफ, जसं त्यांनी सांगितलं की टर्बाईन, हे टर्बाईन आपल्याला रोटेट करावं लागतं जसं इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी. रोटेट करतोय म्हणजे आपण काय करतोय, मेकॅनिकल एनर्जी यूज करतोय, ठीक आहे ना. मेकॅनिकल एनर्जी रोटेट करण्यासाठी, मेकॅनिकल एनर्जी त्याला सो दॅट मेकॅनिकल एनर्जी जेव्हा रोटेट करणार टर्बाईन तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होते. सो दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो द what is the function of generator to convert mechanical energy into electrical energy, ठीक है ना. So that is the main function of generator. Mechanical energy is converted into electrical energy, ठीक है ना. तर त्यासाठी आपण हा जो टर्बाईन आहे किंवा कॉईल आहे त्याला एक हँडल हे करणार आणि त्याला असं रोटेट करणार आपण. कॉईल रोटेट झाला तर तो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे, कॉईल रोटेट झाला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे, त्यामध्ये या कॉईल मध्ये करंट इंड्यूस होतो मित्र. करंट इज इंड्यूस इन दिस कॉईल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक आहे ना, अकॉर्डिंग टू लेन्झ लॉ, ठीक आहे ना. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये याच्यामध्ये एक करंट असा तयार होतो, ठीक आहे ना, करंट तयार होतो. असा पूर्ण सर्किट मध्ये येणार. जसं की तुम्ही आता बघितलं व्हिडिओमध्ये की हा लाईट एकदा ह्या कंडक्टरमुळे ग्लो होणार, नंतर याच्यामुळं ग्लो होणार, ठीक आहे ना. असा करंट तयार होतो. तर म्हणजेच काय, चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्समुळं, ठीक आहे ना, चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्समुळं ईएमएफ तयार होतो आणि ईएमएफ मुळे करंट फ्लो होतो, ठीक आहे ना, करंट. सो दॅट इज वाय चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे, मेकॅनिकल एनर्जीमुळे, आणि इलेक्ट्रिसिटी तयार होते म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होतो. दॅट इज वाय मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड बाय युजिंग द प्रिन्सिपल दॅट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. कोणता प्रिन्सिपल यूज करतोय आपण, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. व्हॉट इज दॅट, when the position of the magnet or coil is changing, the magnetic flux linked with the neighboring coil changes, therefore EMF is induced in the neighboring coil, that is the EMI. तर हा जो जनरेटर जो प्रिन्सिपल आहे तो EMI वर डिपेंड आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. तर अशा पद्धतीने इथं फ्लक्स तयार होतात मित्र. सो वी नो दॅट what is the EMF minus d phi by dt. what is the EMF minus d phi by dt. आता phi म्हणजे काय असतो, NABA, NABA, ठीक आहे ना, सॉरी NBA, हा फायचा फॉर्म्युला आपण बघितला, NBA cos ऑफ थिटा, ठीक आहे ना. 11th स्टँडर्ड मध्ये फ्लक्सचा फॉर्म्युला आपण बघितला. व्हॉट इज दॅट, N इंटू बी ए. व्हॉट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स. एका टर्न असेल तर फाय इक्वल टू BA कॉस थिटा असतो, वी नो दिस. एक टर्न असेल तर BA कॉस थिटा. इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर मध्ये आपण फ्लक्सचा फॉर्म्युला बघितला, E इंटू ए होता, तिथं इथं B आहे कारण मॅग्नेटिक फील्ड आहे, B इंटू ए कॉस थिटा. सो फ्लक्स इक्वल टू NBA कॉस थिटा. वन कॉईल असेल तर BA कॉस थिटा, आणि N टर्न असेल, N टर्न म्हणजे नंबर ऑफ टर्न जर असेल असेल, ठीक आहे ना, नंबर ऑफ टर्न जर असेल तर त्याला आपण कॅपिटल एन असं म्हणतो. एन इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स. सो ई इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. व्हॉट इज दिस, मायनस डी फाय बाय डी टी काय आहे, सो इट इज अकॉर्डिंग टू द लेन्झ लॉ, फॅराडे सेकंड लॉ अँड लेन्झ लॉ. सो देअरफॉर ई इक्वल टू मायनस डी अपॉन डी टी. व्हॉट इज द फाय, NBA cos of theta, NBA cos of theta, but theta it is what, but theta equal to omega t. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण बघितला फॉर्म्युला. सो E इक्वल टू मायनस डी अपॉन डी टी NBA cos of omega t, NBA cos of omega t, ठीक आहे ना. सो देअरफॉर NBA कॉमन जर काढला आपण, कारण तो कॉन्स्टंट आहे, तर व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतं मित्र, मायनस NBA
कॉस ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ठीक आहे ना, मायनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. सो दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे ना. सो therefore E equal to minus minus become plus. So it is a NBA cos of NBA omega. Omega पण येणार. Cos of omega सॉरी साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो, कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह साइन, साइन ओमेगा टी. ठीक आहे ना, साइन ओमेगा टी. मित्र आता हा ई ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम केव्हा असणार, जेव्हा साइन ऑफ ओमेगा टी हा मॅक्झिमम असणार. ई ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम केव्हा असणार, ई म्हणजे ईएमएफ केव्हा असणार, जेव्हा साइन ऑफ ओमेगा टी ची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 1 असणार. ठीक आहे ना. सो देअरफॉर E equal to E0 sin of omega t. E0 what? Sin of omega t. What is where E0 ला काय म्हणतो आपण, peak value of EMF, maximum value of EMF. What is the formula? NBA omega. ह्या NBA ओमेगा ला काय म्हटलं आपण, E0, म्हणून मी डायरेक्टली ठेवला E0, where E equal to E0 sin of omega t. So E0 म्हणजे काय, NBA omega. That is called maximum value of EMF or peak value of EMF. Peak म्हणजे काय, maximum. Peak value of EMF. Peak value of EMF. ठीक आहे ना. पीक व्हॅल्यू ऑफ ईएमएफ ती काय असते, प्लस ऑर मायनस 1. ठीक आहे ना, कारण का साइन मॅक्झिमम केव्हा असतो, जेव्हा त्याची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 1 असते तेव्हा. सो देअरफॉर ई बिकम्स इक्वल टू NAB ओमेगा. सो दॅट इज कॉल्ड पीक व्हॅल्यू ऑफ ईएमएफ. ठीक आहे ना. आणि मित्र हा जो ईएमएफ तयार होतो ना, तर तो ईएमएफ असतो सायनोसायडल ईएमएफ किंवा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ असं म्हणतात त्याला. ऑल्टरनेटिंग करंट का, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का म्हणतो, कारण हा जो करंट आहे मित्र, तुम्हाला माहिती आहे, हा कॉइल जसा जसा रोटेट होतो तसा करंटची व्हॅल्यू असा आहे, आता अपवर्ड आहे. जेव्हा तो कम्प्लीट एक रोटेशन करणार त्याचा तो डाऊनवर्ड जाणार असा. म्हणजे ऑल्टरनेटली प्रत्येक सायकलला तो करंटचा व्हॅल्यू काय होतो, चेंज होतो. करंटचा व्हॅल्यू चेंज होतो. ऑल्टरनेटली इट इज चेंजिंग, म्हणून त्या ईएमएफ ला आपण ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ असं म्हणतो. दॅट ईएमएफ इट इज नोन ॲज ऑल्टरनेटिंग. इट व्हॅल्यू बिकम मॅक्झिमम मिनिमम. सो upward downward, so direction is also going to change. So therefore this EMF it is known as alternating EMF. ठीक है ना. What is the value for this EMF? E equal to E0 sin of omega t. ठीक है. So please write down this thing. So very IMP formula we got, E equal to E0 sin of omega t. आता E0 म्हणजे काय, NBA ओमेगा. हे तुम्हाला मी सांगतो मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय येणार. ठीक आहे ना. कारण साइन ओमेगा टी मॅक्झिमम केव्हा असणार मित्र, जेव्हा त्याची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 1 असणार. ठीक आहे ना. ओके. सो यू विल हॅव टू ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो इन द एक्झामिनेशन्स. तर मित्र हे तुम्हाला मी आता एक्सप्लेन करतो की E इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे आपल्याकडं, E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. So what is the maximum value of sin omega t? किती असते, साइन कोणताही साइनचा मॅक्झिमम व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 1 असतो. सो देअरफॉर E इक्वल टू NBA ओमेगा प्लस ऑर मायनस 1. सो देअरफॉर प्लस ऑर मायनस NAB. सो देअरफॉर ई ची जी व्हॅल्यू असते ती प्लस ऑर मायनस NBA ओमेगा असते. ठीक आहे ना. प्लस ऑर मायनस मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ EMF असं व्हॅल्यू आहे, म्हणून त्याला पीक व्हॅल्यू और मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ EMF असं म्हणतो आपण.
पीक व्हॅल्यू किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू ती कशी आहे तुम्हाला कळणारच आहे. ठीक आहे ना. सगळं मला लिहिलेलं पाहिजे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, टेक्स्टबुक मध्ये नाही, तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहिलेलं पाहिजे मला. ठीक आहे ना. तर असा हा व्हॅल्यू आला मित्र. आता याला सायनोसॉइडल ईएमएफ किंवा मग अल्टरनेटिंग ईएमएफ का म्हणतो आपण ते सांगतो मी तुम्हाला. ई म्हणजे काय झाला, ई झिरो साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक आहे ना, साइन ऑफ ओमेगा टी. आता ओमेगा टी ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करू. ठीक आहे ना. थिटा इथं ईएमएफ आणि इथं थिटाचा व्हॅल्यू आपण लिहूया. ठीक आहे ना, इथं थिटा लिहू. ठीक आहे, आणि इथं ईएमएफ चा व्हॅल्यू लिहू आपण. ठीक आहे, समजा थिटाचा व्हॅल्यू समजा 0 आहे, थिटाचा व्हॅल्यू 0 आला तर ईएमएफ किती होणार, 0 इंटू एनिथिंग 0. थिटाचा व्हॅल्यू आपण किती घेतला, 90 डिग्री घेतला. ठीक आहे ना, म्हणजे π/2 जर घेतला आपण. ठीक आहे ना, ओमेगा टी म्हणजेच थिटा, तो π/2 जर घेतला आपण. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर साइन 90 1 प्लस और मायनस 1. ठीक आहे ना, साइन 90 किती होतं 1, साइन 90 प्लस और मायनस नाही, साइन 90 is 1 into anything, so therefore it become a0. now suppose the value for it is nothing but pi म्हणजे sin pi 0, so therefore it become 0. ठीक आहे ना. now 3 pi/2 ची व्हॅल्यू किती असते, sin 270 ची व्हॅल्यू असते -1, so minus into this, so it is a minus a0. तर आपण जर ग्राफ जर काढला असा ग्राफ जर काढला आपण, तर याला π/2 कन्सिडर करू, याला पाय. सो दिस इज अ 3 π/2, दिस इज अ 2 पाय. ठीक आहे ना. दिस इज द ईएमएफ, दिस इज नथिंग बट थिटा और ओमेगा टी असा आपण घेतला एक्स ऍक्सिसला आणि वाय ऍक्सिसला. तर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण. हा 0 आहे, 0 साठी 0 आहे, थिटा जर 0 असेल तो पण 0. आता E0, ठीक आहे ना, प्लस E0 आणि मायनस E0 आपण ऑसिलेशन चॅप्टर मध्ये ह्या टाईपचा ग्राफ काढलेला आहे. ठीक आहे ना. π/2 साठी किती आहे E, सो इथं जाणार, नंतर 0, नंतर 3 π/2 साठी -E इथं येणार, नंतर इथं, नंतर इथं. सो देअरफॉर this become the sinusoidal EMF. This is the figure. सेम ग्राफ आपण ऑसिलेशन चॅप्टर मध्ये पाहिलेला आहे. ठीक आहे ना. तर याची जी व्हॅल्यू आहे, अँगल चेंज झाला की याची ईएमएफ ची व्हॅल्यू चेंज होत राहते. तर हा जो आहे ना मित्र, याला पीक व्हॅल्यू ऑफ ईएमएफ असा. हा बघा, मॅक्झिमम व्हॅल्यू इथं भेटतो ना आपल्याला, सो म्हणून त्याला पीक व्हॅल्यू ऑफ ईएमएफ असं म्हणतो. खाली पण बघा, निगेटिव्ह मध्ये पीक व्हॅल्यू ऑफ ईएमएफ, इन निगेटिव्ह peak value of EMF. So therefore plus E0 minus E0 is called peak value of EMF. Plus E0 plus or minus E0, that is called peak value of EMF. Peak value of EMF. Is that clear all of you? So why it is called as alternating EMF? Because alternating current is going to change after one complete cycle. एका सायकलला जो EMF आहे तो ऑल्टरनेटली चेंज होत राहतो. सायकल चेंज झाले की ईएमएफ पॉझिटिव्ह, करंट पॉझिटिव्ह, सायकल चेंज झाले की करंट निगेटिव्ह, ईएमएफ निगेटिव्ह. सो देअरफॉर दॅट व्हॅल्यू इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटली. सायनोसाइडली, व्हाय इट इज कॉल्ड सायनोसाइडल ईएमएफ? because there exists a sin omega t, so that is why this EMF it is also called as sinusoidal EMF. and E आणि E0 मध्ये काय फरक आहे? E0 म्हणजे पीक व्हॅल्यू आणि E म्हणजे अल्टरनेटिंग EMF. ईला काय म्हणतोय आपण? ऑल्टरनेटिंग EMF. क्लिअर? येस, व्हेरी गुड.